Hey guys, welcome to Lossified. Today we have with us a very eminent guest, Mr. Mayuresh Srivastav, who is currently posted as a judge in UP Ayodhya. So he has qualified this exam in 2016. And without wasting much time, let's hear it from him how his journey has been from being a student to being a judge. Uh, Good afternoon, sir. How are you doing? Hello, Shraddha. Good afternoon, Shraddha. I'm doing well and hope that you are also doing well. And Sure, sir. for Thank you that, so much for sparing time. It's really very motivating to hear from you people. And also, our audience is very motivated to hear people like you. सर स्टार्ट करते हैं आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए और बताइए कि ये जज बनने का सपना आपने देखना कब से शुरू किया और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है actually, I have completed my 10th मऊ एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। तो मेरा 10th और 12th दोनों वहीं से हुआ था, फातिमा स्कूल मऊ से। उसके बाद चूंकि मेरे फादर वहीं सिविल कोर्ट में ही स्टाफ थे, तो सुना था उन्होंने क्लैट के बारे में कि क्लैट कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ है। एक्चुअली मैं पीसीएम बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, तो घर के लोगों का प्रेशर था और पीयर प्रेशर था कि आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। बट लेकिन पापा ने जब इसको सुना था कि हाँ, कुछ क्लैट जैसी एक कोई चीज़ होती है जिसमें आप लॉ करते हैं, और लॉ के फिर उनको बहुत से लोगों ने एवेन्यूज़ बताया कि लॉ को करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। और चूंकि पापा कोर्ट में थे, तो मैंने जजेस को थोड़ा देखा था, पापा के थ्रू सुना था कि हाँ, जजेस की ड्यूटी ये होती है, जजेस ये करते हैं, जजेस वो करते हैं। तब उसके बाद मैंने 12th के बाद क्लैट का एक अटेम्प्ट लिया, और उसके बाद मुझको चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना में एडमिशन मिला क्लैट के थ्रू। फिर वहाँ से मैंने लॉ कंप्लीट किया 2016 में, और लकली उसी साल वैकेंसी आई पीसीएसजे की, और उसी अटेम्प्ट में मेरा क्लियर भी हो गया। और देन सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट में मैं फैजाबाद में पोस्टेड हुआ। तो सर आपका प्रिपरेशन फेज तो बहुत ही छोटा रहा है पर आई एम श्योर आपने अपने लॉ स्कूल को यूटिलाइज किया होगा तो थोड़ा इलाबोरेट करिए कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और कैसे कैसे स्टेज वाइज प्रिपरेशन की प्रिपरेशन अगर जनरली बताएं श्रद्धा, तो मेरा कॉलेज डेज से ही शुरू हो गया था। अगर कॉलेज में जैसे टारगेट था मेरा, तो एकदम फिक्स था कि आई हैव टू गो फॉर द जुडिशरी। मेरे लिए कोई प्लान बी प्लान सी कोई वो नहीं था कि नहीं आपको यहाँ जाना है, जुडिशरी ही था कि जुडिशरी करना है। मैंने कभी यूपीएससी के लिए नहीं ट्राई किया, यूपीपीसीएस के लिए नहीं ट्राई किया, जो भी था कि हाँ मुझे जो करना है वो जुडिशरी ही करना है। तो मैंने कॉलेज डेज से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था अपने प्रिपरेशन को लेके कि मैंने जिस जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन को मैं आईएट कर रहा था, कि जिसको मुझे टारगेट कर रहा था कि मुझको यही निकालना है, और उसके अलावा 2-3 और थे जिसको मैं टारगेट कर रहा था कि हाँ चलो, पहले प्राथमिकता यूपी की है, यूपी के बाद चलो उत्तराखंड है, बिहार है, एमपी है, वेस्ट और दिल्ली है। ये जो भी है, सबसे पहले मैंने उनके सिलेबस डाउनलोड किए कि उनमें क्या-क्या पूछा जाता है। और मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैं यूपी का प्री या किसी भी स्टेट का प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को बाइफरकेट करके अलग-अलग रखा था। ये नहीं कि जो मेरी प्री की स्ट्रैटेजी थी वही मेंस में मैंने अप्लाई किया था, और जो मेंस की स्ट्रैटेजी थी मैंने इंटरव्यू में अप्लाई किया था। तीनों की स्ट्रैटेजी अलग थी। तो मैं सबसे पहले यही किया था, सबका सिलेबस डाउनलोड किया। फिर मैंने मार्केट में बहुत से पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, तो मैं 1 हफ्ते 10 दिन बैठ के सबसे पहले मैं टारगेट यूपी के लिए ही करता था, क्योंकि मैं यूपी का हूँ। तो मैंने उसके जो जब से मुझे क्वेश्चन पेपर मिले थे, 1982 से मिल गए थे मुझे, मैंने उसकी की एरियाज देखे थे, क्योंकि मैं मेरा मानना है कि प्रिलिमिनरी के सर की मेंस के दोनों के लिए दोनों के लिए दोनों के लिए प्री के भी क्वेश्चंस का की एरियाज देखा था। कि उसका एक मेरा पर्पस था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, वो डिपेंड करेगा कि उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस इन जुडिशरी में पूछे जाते हैं। सपोज करिए सीपीसी बहुत बड़ा है, आप सीपीसी 1 महीना लेके बैठ गए, और जुडिशरी में पूछे जाएंगे 5 से 6 सवाल, तो 6 नंबर के प्रिलिमिनरी लिए में 5-6 सवाल 1 महीना बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 महीना हाँ आपने मतलब उसमें लगा दिया। तो इसलिए मैं क्या करता था, मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरफ जाता था कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। प्री राइट के लिए भी सर वही था, मेंस के लिए भी वही था। और इंटरव्यू के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इंटरव्यू के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं होती है। जो आपने प्री और मेंस में पढ़ा है वही आपका इंटरव्यू के लिए रहेगा। फिर अब मैं पहले बताऊँगा प्री के लिए मैंने क्या किया। फिर जब मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस मार्क कर लिया, फिर मैं एक सब्जेक्ट उठाता था। ये नहीं कि आज मैंने टाइम नहीं कभी डिवाइड किया कि मैं 2 घंटा सीपीसी पढ़ूँगा, 2 घंटा सीआरपीसी पढ़ूँगा, 1 घंटा एविडेंस पढ़ूँगा। मैं टारगेट करता था, हाँ, ये एविडेंस है, एविडेंस मुझको 1 हफ्ते में खत्म करनी है। ये सीपीसी है, मुझको 10 दिन में खत्म करनी है। ये सीआरपीसी है, मुझको 5 दिन में खत्म करनी है। अब वो 5 दिन में, 10 दिन में, या जितने दिन जितना मैंने उसको समय दिया है, उतने दिन में मैं पूरा उस सब्जेक्ट पहले एक बार मैं पूरा बैरैक से पढ़ता था, और उसके साथ-साथ उसकी जो कोई भी एक बेसिक बुक लेता था। ये भी नहीं कि बहुत हाई-फाई बुक ले लिया।
कि अब मैं एकदम इंग्लिश ऑथर्स को पढ़ रहा हूँ या बड़ी-बड़ी कमेंट्रीज़ पढ़ रहा हूँ, उसका कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में आपके नॉलेज टेस्ट तो होता है, लेकिन उसमें ये नहीं देखा था कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज कितनी है। आप बस उसका एक कोई भी बेसिक मेमोरी मेमोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक बुक से मैं उसको उतना पढ़ लेता था। और फिर इसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करता था उस सब्जेक्ट्स पे। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हो उतना करिए। मैं बेसिक फ़ोकस करता था कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं उसका एमसीक्यूज़ सॉल्व कर पाऊँ। फिर जब एमसीक्यूज़ सॉल्व होता करता था तो मुझको उसमें कुछ-कुछ एरियाज़ पता चलती थी कि जिस एरियाज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मुझको ईज़िली याद हो गया है, जो मुझको समझ में आ गया, उसके क्वेश्चंस मुझसे हो जाते थे। जिन एरियाज़ के क्वेश्चंस मुझको नहीं होते थे, मैं फिर उन एरियाज़ को लिख लेता था। फिर दोबारा बस एक सरसरी तौर पे उन एरियाज़ को पढ़ लेता था। और फिर जब आंसर उसके चेक करते थे, मिलाते थे, तो फिर एक तरीके से लगता था कि हाँ, वो सब्जेक्ट अब मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे पढ़ता था। इस तरह मैं आगे हर सब्जेक्ट की तरफ पढ़ता था। जनरली जब शुरू में जब प्रिपरेशन आदमी शुरू करता है, तो उसके साथ एक दिक्कत क्या होती है कि सपोज़ करिए वो एक एक सब्जेक्ट उठाया सीपीसी। अब उसको लगता है 10 दिन के बाद कि नहीं यार सीपीसी छोड़ देते हैं, अब आईपीसी कर लेते हैं। फिर वो आईपीसी पे कूदेगा। फिर 4 दिन बिल्कुल सर। आईपीसी पढ़ेगा, फिर इसके बाद कहेगा यार आईपीसी छोड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ा है, इसको कर लेते हैं। जी तो सर, जी। उसमें उसके साथ क्या होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता है और सारे सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करता है। तो मेरा यही मानना है और मैंने यही फॉलो किया कि एक सब्जेक्ट भले ही मुझको ना आए, कितना भी मुझको लगे कि नहीं अब इसको छोड़ देना है। हाँ, उस टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेता था और ब्रेक में जैसे यूपी में जीएस आता है, जीके आता है, तो मैं जीके जीएस पढ़ लेता था। लेकिन उस सब्जेक्ट को जंप करके दूसरा सब्जेक्ट नहीं जाता था। फिर उस जीके राइट। जीएस पढ़ने के बाद फिर से मैं वही सब्जेक्ट पढ़ता था कि मेरा वो टारगेट था कि अगर 1 हफ्ता मुझको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो जैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक मुझको वो सब्जेक्ट खत्म करना है। हाँ, जो लीजर टाइम होता था या फिर जो बफर टाइम कह लीजिए, उसमें मैं जीके जीएस पढ़ लेता था या फिर न्यूज़पेपर है वो पढ़ लेता था। लेकिन बस सब्जेक्ट जंप ऑन करने के लिए कभी किसी को नहीं एडवाइस करता हूँ। फिर तो इसके सर बाद आप शुरू से मतलब प्रिलिमिनरी को भी उतना ही टाइम दे रहे थे, ऐसा नहीं किया कि जब प्रिलिमिनरी की डेट आई हो या वैकेंसी आई हो तब प्रिलिमिनरी पे जंप किया हो, शुरू से ही आप प्रिलिमिनरी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे? मेरा मानना है कि मेंस तो आदमी तभी लिखेगा ना जब उसका प्रीलिम्स निकलेगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो उनको आंसर बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि आंसर जब आपको लिखना होता है तो आप थोड़ा बहुत इधर-उधर से या कुछ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप इतना लिख लेंगे कि 1 पेज लिख लेंगे। रेलेवेंट इर्रेलेवेंट अलग चीज़ है, लेकिन आप लिख लेंगे। लिख लेंगे। राइट। लेकिन प्रिलिमिनरी में ये होता है कि 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो जब तक आपको श्योर नहीं होंगे, अब तो यूपी में नेगेटिव मार्किंग है, उत्तराखंड में नेगेटिव मार्किंग है, अब बहुत से स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग है, तो जब तक आप एकदम श्योर ना हो, तब तक आप उसमें टिक नहीं करेंगे और उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो इसलिए अब हमारे समझ से सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पे भी उतना ही फ़ोकस करना है जितना आपको मेंस में करना है। हाँ, एक अलग चीज़ है कि प्रीलिम्स आपको टॉप नहीं करना है, क्योंकि यूपी में प्रीलिम्स के मार्क्स आगे जुड़ते नहीं हैं, वो जस्ट स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए होता है कि आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है। लेकिन उतना तो इम्पोर्टेंट क्वालीफाई तो करना है लेकिन। कि अगर 40,000 45,000 बच्चे अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उसमें से 5 या 600 ही तो मेंस लिखने या 2,000 ही मेंस लिखने आएँगे ना। तो आपको उस 2,000 तक तो पहुँचना है, तो इसलिए प्रीलिम्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको मेंस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट सर। सर तो ये प्रिपरेशन फेज़ जितना भी आपका रहा, इसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई क्या लगा? नेगेटिव पीपल्स नेगेटिव पीपल। तो मतलब आपकी क्या एडवाइस होगी, नेगेटिव लोगों को कैसे आप डील किया जाए? नेगेटिव लोगों से दूर जितना रहता है उतना रहिए, क्योंकि कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, दिखाते दुनिया भर का है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने उतना पढ़ लिया। तो आपको जितना आप पढ़ें, आपको लगना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, वही आपका सफिशिएंट है। आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरों से आपको कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। हर की अपनी तैयारी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग-अलग होती है। तो आप दूसरा अगर कह भी रहा है कि भाई मैंने ये खत्म कर लिया, मैंने वो खत्म कर लिया, ठीक है, लेट इट बी, उसको करने दीजिए। लेकिन आपका जो एक है तरीका है, जो आपका मॉडस है करने का, आप अपने तैयारी के पैटर्न पे विश्वास रखिए कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अपॉन योर ओन प्रिपरेशन, देन सक्सेस इज़ योर्स। तो आप दूसरों से कैरिड अवे मत होइए। और दूसरी चीज़, थोड़ा पीयर प्रेशर से भी आदमी कैरिड अवे हो जाता है, लोगों को देख के कि अरे भाई उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसका ये हो रहा है। जी तो उन सर। चीज़ों से भी थोड़ा-सा आदमी डिमोटिवेट होता है, लेकिन नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो अपनी तैयारी से बढ़िया से आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखें और बस। सर पीयर ग्रुप के अलावा कुछ पर्सनल चैलेंजेस या सोसाइटी जनरल की कुछ रश अप कर रहे हो कि क्या सिविल की तैयारी कर रहे हो, नौकरी करो, ये सब ऐसा कोई प्रेशर अगर हो तो? हाँ, लॉ एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ इंडियन जो सोसाइटी है वो थोड़ा-सा अब लॉ के प्रति उनका जो थिंकिंग है वो मेरा एग्ज़ैक्टली थोड़ा सर। चेंज हुआ है।
तो जब हम लोगों ने तैयारी शुरू किया तो लोग यही कहते थे, अरे लॉ करके क्या करोगे, लॉ करके क्या करोगे, फिर 5 साल आप लॉ करिए, फिर उसके बाद आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करिए। काफी तो लंबा पीरियड हो जाता है, यस लोगों सर। को लगता है कि यार ही इज जस्ट वेस्टिंग द टाइम। अब जैसे मैं तो दिल्ली गया था तो लोगों को लगता है बस दिल्ली घूम रहा हो, या जैसे वो चीज़ें हैं, मतलब जो लोगों की मेंटालिटी है, तो उन चीज़ों से कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। जब आपका एक बार रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपका वो होता है ना, कहा जाता है कि आप अपनी जो तैयारी है, अपनी मेहनत है, वो इतनी शांति से करिए कि आपकी सफलता शोर मचाए। तो आप अपनी बिल्कुल सर। सफलता पे फोकस करिए कि जब आप सफल होंगे तब वो आपकी सफलता आपके लिए बोलेगी। क्योंकि इंडिया में आपका सक्सेस ही आपको जज करने का पैरामीटर है, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। जी सर। सर, तो आप यूपी के लिए स्पेसिफिक आपको कुछ टिप्स देनी हो कि लोकल लॉज की प्रिपरेशन करें, कैसे करें, जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, कब करें लोकल लॉज की प्रिपरेशन, क्या प्रिलिमिनरी आने से पहले करें या बाद में करें, यूपी से स्पेसिफिक कुछ भी बातें जो आपको बतानी हो। यूपी में सबसे पहले तो जीके जीएस पे मैं आना चाहूँगा कि जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज़ तो होती है कि आपका जो रैंक होता है, रैंक शूट करेगा। और जीके जीएस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि यार बहुत लोग, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो यूपी में आता है, लोगों को दिक्कत करती है। तो उसके लिए मैंने वही किया था, मैंने भी उसमें भी वही देखा था कि सिलेब उसमें जीके जीएस में किस पोर्शन से कितना आता है। तो यूपी में बेसिकली जो तीन तीन है, एक है करंट अफेयर्स, दूसरा है पॉलिटी, और तीसरा हिस्ट्री। ये तीनों मान के चलिए कि जीके का आपका 70 to 80% का पोर्शन कवर अप कर कवर लेगा। कर लेता है। तो अगर आप इतना ही बढ़िया से कर लेते हैं और बाकी लूसेंट एक बुक आती है, लूसेंट आप कवर कर लिए, और कोई भी जो भी बेसिक बुक मार्केट्स में मिल रही हैं, अरिहंत की या जो भी आप पढ़ लिए, तो उतना मोर देन सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप कोई भी मैगजीन पे विश्वास करिए। ये नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं घटना चक्र अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण अच्छी है, कोई भी एक कोई भी करंट मैगजीन। आप लीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यूअस पढ़िए। ये नहीं कि एक महीने में आप, इस महीने आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लिया, अगले महीने आपने घटना चक्र उठा लिया, तीसरे महीने क्रॉनिकल पढ़ लिया। तो वो दिक्कत करता है, क्योंकि जो इस एडिशन में आएगा प्रतियोगिता दर्पण के, हो सके अगले एडिशन में घटना चक्र के हो। तो इसलिए कोई भी एक मैगजीन पे आप विश्वास रखिए, उसी मैगजीन के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। हाँ, अगर आपको डाउट लग रहा है कि इसमें नहीं कवर हो पा रहा है, तो आप उसके साथ एक और कोई मैगजीन ले सकते हैं। तो एक या दो मैगजीन रखिए, उसको डेली पढ़िए। कुछ लोग ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर मैं पर्सनली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था इतना। थोड़ा बहुत देख लिया, नेशनल न्यूज़ देख लिया, फ्रंट पेज देख लिया, लेकिन मैं कभी इन डेप्थ 2 घंटे 3 घंटे जैसे लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं कर पाया था जी कि सर, वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम देखना है। तो उससे बढ़िया है कि जो एक वेबसाइट आती है gktoday.com, जी सर, gktoday.com। मैं उसी से रात को एक बार देख लेता था कि आज दिन भर में क्या-क्या मेन-मेन घटना हुआ, और एक डायरी जीके की मैं अपनी एक डायरी बनाता था, उसमें नोट डाउन कर लेता था कि क्या-क्या हुआ। तो इससे मेरा जीके जीएस, मतलब मैं इतना टारगेट कर लेता था कि जीके जीएस में मुझको 50 से 60% क्वेश्चन मतलब मार्क्स ला जाने हैं। इसके बाद तो मैं फिर अपना लॉ पेपर से कंप्लीट कर लिया। बाकी सर लोकल लॉज के बारे में। लोकल लॉज मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रीलिम्स के बाद अगर आप पढ़ें तो। क्योंकि प्रीलिम्स के प्रीलिम्स बाद पढ़ें। का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यूपी प्रीलिम्स में वो लोकल लॉज तो आते नहीं हैं। प्रीलिम्स के बाद और सिर्फ़ बेयर एक्ट पढ़िए। उसके बेयर एक्ट्स इतने ईज़ी होते हैं कि आप बेयर एक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो मेनली आप बेयर एक्ट्स पढ़िए, और उसके साथ आप चाहें तो यूपी के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको देख लीजिए और उसको उसके साथ सॉल्व कर लीजिए। और जी चाहे सर। आपको एक आध 2 तुक्की बाहर मिलती हैं, बहुत लोग उस पे रिलाई करते हैं, तो तुक्की लेना चाहें तो तीसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए। नहीं तो बेयर एक्ट प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ मोर देन इनफ फॉर लोकल लॉज़। राइट सर। सर, इसके अलावा कुछ स्पेस का इशू जो आता है यूपी के एग्जाम में, जैसे बाकी एग्जाम्स में तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि इतने पीरियड में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट यूपी में थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट भी है। इसको और टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे साथ में मैनेज करना बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट, कोई भी मेंस का एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस क्या, प्री में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वो एग्जामिनर पे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है कि ये बच्चा है या जो जो एग्जाम दे रहा है उससे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो पूरा क्वेश्चन तक नहीं अटेम्प्ट कर पाया। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो 60% जो चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप पहले से मेंस का प्रिपरेशन घर पे किए हों। राइट आप सर। और उसके अलावा उसी को लिंक करते हुए बताऊँगा कि जैसे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस को आप उतना ही लिखिए जितना वो पूछा जा रहा है, और प्रायोरिटाइज़ करिए कि जो सबसे क्वेश्चन से रिलेवेंट चीज़ है और जो सबसे अच्छी चीज़ आपको आ रही है, जो लग रहा है कि हाँ, ये रिलेवेंट है और आपको अच्छे से आ रहा है, उसको सबसे पहले लिखिए। द बेस्ट थिंग कम्स फर्स्ट, शुड कम फर्स्ट।
क्योंकि वो एग्जामिनर पढ़ेगा और उसको 4-5 लाइन में ही लग गया कि हाँ, बच्चे को तो आ रहा है, बच्चा एकदम अच्छे राइट ट्रैक पे है, तो फिर बाद में वो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा कैज़ुअल हो के कॉपी चेक कर ली जाए। तो इसलिए सबसे जो आपको अच्छे से आ रहा हो और जो सबसे रेलेवेंट चीज़ हो, उसको सबसे पहले लिखिए। और नेवर ट्राई टू बीट अराउंड द बुश। नहीं आ रहा है तो कभी गलत, जैसे कुछ लोग कॉलेज डेज में करते थे कि अपने मन से कोई केस लॉ बना दिया, कोई प्रोविजन बना दिया। अगर आपको प्रोविजन का नंबर सेक्शन नहीं याद है तो डोंट ट्राई टू राइट। अगर आप राइट मान सर। लीजिए सेक्शन 300 लिख दिया और उसके साथ लिख दिए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो आपने दो गलती कर दी। एक तो सेक्शन भी गलत लिखा तो उससे दो इम्पैक्ट जाएगा। एक तो सेक्शन भी उसको नहीं याद है कि 300 में क्या आता है, और ये भी नहीं पता होगा उसको, वो यही वो प्रिज्यूम खराब करेगा। इंप्रेशन आता है। तो अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो कभी भी ये सेक्शन मत लिखिए। अगर राइट याद है, सर। कॉन्फिडेंट हैं तो लिखिए। केस लॉ के साथ भी यही है, अगर आपको केस लॉज़ पता है तो लिखिए। केस लॉ अपने से बनाने की कोशिश मत करिए, नहीं नहीं क्योंकि सर। एग्ज़ामिनर के सामने आप पहले और आखिरी बच्चे तो हैं नहीं। वो आपके पहले कम से कम वो पचासों हज़ार कॉपियाँ चेक किया होगा। तो नेवर ट्राई टू बीट अराउंड द बुश, और कभी ये ना समझिए कि जो कॉपी आपका चेक कर रहा है वो बेवकूफ़ है। वो आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो राइट सर। कमेंट लिखिए। और जो स्पेस है, यूपी में 5 नंबर के लिए 1 पेज मिलता है, 10 नंबर के लिए 2 पेज मिलता है। तो ये मत कोशिश दो करिए कि एक साइड्स पेज, यानी सर ना, दो हाँ, साइड्स। पूरा एक साइड, हाँ। तो ये कभी मत कोशिश करिए कि आपको पूरा स्पेस भरना है। अगर उसने पूछा है डिफाइन रेस जुडिकेटा, तो रेस जुडिकेटा क्या है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई अगर उसका अगर एक आध दो लाइन, बस एक आध दो लाइन में उसके प्रिंसिपल्स लिख पाइए तो लिख के खत्म करिए। ये नहीं कि रेस जुडिकेटा ये है, रेस जुडिकेटा में ये सेक्शंस हैं, रेस जुडिकेटा में ये एक्सप्लेनेशन है, सब मत लिखिए। जो पूछा है एकदम उसी पे स्टिक करिए। राइट क्या सर। क्योंकि अगर इधर-उधर के लिखने लगे, सपोज़ करिए अकबर के बारे में उसने पूछा है, आप शुरू हो गए बाबर से और खत्म कर रहे हैं हुमायूँ पे, तो आगे के 4 क्वेश्चन खत्म कर आपका नहीं हो पाएगा, नहीं कंप्लीट कर पाएँगे। तो अकबर बिल्कुल के बारे सर। में पूछा है तो सिर्फ़ अकबर के बारे में ही लिखिए। अब वो लगता है कभी-कभी मन में वो लगता है कि यार ये भी आ रहा है, ये भी लिख दें, ये भी आ रहा है, ये भी लिख दें। तो ठीक है, उस टाइम के लिए रोक लीजिए, आगे के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लीजिए। बाद में अगर आपको लगता है कि सब में टाइम कुछ बचे बचा तो। हुआ है, क्योंकि तो स्पेस तो है ही, फिर आके उस स्पेस में भर लीजिए। लेकिन पहला जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करना है। और ये मत, जो कॉलेज डेज़ में लोग लाल, हरा, पीला पेन लेके जाते हैं कि पहले मैं लाल से हेडिंग लिखूँगा, ये लिखूँगा, नहीं। यूपी मेंस में स्ट्रिक्टली ये एडवाइजेबल होता है कि आप ब्लू या ब्लैक से ही लिखेंगे। हाँ, ये, और अगर आपके पास मेरे पास तो समय नहीं मिलता था कि मैं पहले ब्लैक से हेडिंग दूँ फिर लिखूँ। लिख उसी पेन से फ्लो में लिख देता था, बाद में दूसरे पेन से अंडरलाइन कर देता था। और अगर कभी आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, तो अंडरलाइन मत करने जाइए, क्योंकि सबसे पहले वही आई कैच करेगा। और वो राइट। गलत निकलेगा तो फिर पूरा कॉपी भी आपकी उसी प्रिजम्पशन से चेक होगी कि बच्चा ब्लफ करता है। बिल्कुल सर। सर इसके अलावा आपकी लाइफ कैसी रही आफ्टर बीइंग अ जज, एंड हाउ डज इट फील आफ्टर अकम्प्लिशिंग दिस? बहुत सी चेंज हो गए शुदा। मतलब ये होता है कि आप जज बनने के बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके एक पेन स्ट्रोक से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। आप उसके राइट टाइटल सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं। तो देयर इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर शोल्डर्स। और हर तरफ से, सोसाइटी से भी है, आपके कलीग से भी है, आपके सुपीरियर ऑफिसर से भी है, आपके घर वालों से है। तो आपको यहाँ पे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो थोड़ा-सा ये होता है कि आपको बैलेंस चलना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत सी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ़ हो जाती है। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अच्छी लाइफ़ भी है कि आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलता है। आपको लोग पहचानते हैं कि हाँ, ये जज साहब हैं। आप 4 फीट ऊपर डायस पे बैठते हैं, तो लोग आपको एक उम्मीदों की नज़रों से देखते हैं कि हाँ, आप उनके साथ न्याय करेंगे, आप उनके साथ इंसाफ करेंगे। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक बिल्कुल सर। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हाँ, आपको ये काम करना है। और आपको जब देखते हैं अधिकतर लोअर कोर्ट में, या जैसे भी जब हम लोग देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन जो कोर्ट आती है वो इतनी वेल ऑफ नहीं होती है। 70 टू 80% पॉपुलेशन एक गरीब जनता ही है भारत की। गरीब जनता का मतलब जो मान मान के चलिए कि लोअर मिडिल well क्लास off नहीं है, फैमिली। मिडिल क्लास है उसके ये है। तो फिर उनकी जो एक आपके प्रति विश्वास है, उन चीज़ों को कैरी करना, और सोशल रिकॉग्निशन, बहुत सी चीज़ें हैं। और बाकी तो आपकी एक जॉब स्टेबिलिटी है ही है। तो ये बिल्कुल सारी सर। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अचानक से चेंज हो जाती हैं। सर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में कोई समस्या आती हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो ऑन आफ्टर बिकमिंग अ जज ऑन योर सोशल गैदरिंग्स एंड एंगेजमेंट्स? नहीं, आप मतलब थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि आप जैसे आप एकदम मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा, मतलब आप कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते जिससे कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अफेक्ट हो। तो राइट आपको सर। थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है कि हाँ, मतलब एक डिकोरम मेंटेन करना पड़ता है कि आप चाहे, ये सिर्फ़ जुडिशरी के लिए नहीं है, हर फील्ड में अगर आप कोई भी फील्ड, अगर आप टीचर ही हैं, आप एक आईएएस ऑफ़िसर हैं, आप जो भी हैं, अगर आपका कोई एक सोशल स्टेटस है, तो आपका वो सोशल स्टेटस आपके पोस्ट की वजह से है।
तो बिल्कुल सर। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ ना करिए कि आपका वो पोस्ट स्टिग्मेटाइज़ हो। तो बिल्कुल इसलिए सर। आपका हमेशा से एक वो रहना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ करना है, आपके उस पोस्टल जो डिकोरम होता है या जो पोस्ट के लोग लेके जो डिकोरम होता है, उसके परिधि में आपको काम करना है। तो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन तो रहता ही है, कि बस सर यही है कि आपको डिकोरम मेंटेन करने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन रहता है। बिल्कुल सर। और वो सोशल क्या कहा जाए उसे, और वो ज़रूरी भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके पद की गरिमा के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा सिक्लूडेड रहा जाए। सर लास्टली आप लॉसिफाइड के माध्यम से जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी, कोई वर्ड मैं ऑफ एडवाइस? जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कभी होप नहीं लूज़ करें। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन जो भी वो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको कॉन्फिडेंस होना सर चाहिए। जैसा कि हमारे यूपी के एस्पिरेंट्स मुझे विश्वास है ज़्यादा देख रहे होंगे ये, तो हुँ। सर उनके साथ तो बहुत ही समस्या है, 18 के बाद से सूखा पड़ा है। हाँ, रोज़ एक लेकिन अब उम्मीद की आएगी वैकेंसी, अब किरण आएगी आती है। तो फिर अब उनके लिए इस चीज़ के लिए ये भी है कि उस चीज़ का जो इनका गैप है उसको यूटिलाइज़ करें अच्छे से। बढ़िया से जी उसका सर। प्रिपरेशन करें कि अगर जब वो वैकेंसी नोटिफ़ाई होती है तो अब इनका ये हो कि नहीं इस शॉट में उसको निकाल लेना है, कोई भी कमी ना छूटे। तो जो अगर गैप है तो गैप को अच्छे से यूटिलाइज़ भी करें। इससे यही चीज़ होती है जब वैकेंसी नहीं होती है और जब कोई सामने एग्ज़ाम नहीं होता है तो थोड़ा-सा आदमी जब तैयारी करता है तो डिमोटिवेटेड सा फ़ील करता है कि क्यों तैयारी करें। तो वहीं पे आपकी सारी एनर्जी आपकी सारी पढ़ाई सब कुछ कंसंट्रेटेड होके पढ़ना है कि अगर आगामी जब भी जो वैकेंसी आए तो उस वैकेंसी में ये ना रहे कि यार वो 4 साल या 3 साल या 2 साल जो था मैंने ये बर्बाद कर दिया। उसमें राइट आपकी सर, तैयारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए कि जब एग्ज़ाम नोटिफ़ाई हो तो बस आपके पास रिवीज़न ही बचा हो। और इस राइट बीच में सर। और अन्य भी कोई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए, डिमोटिवेट मत होइए और लोगों से जो मैं शुरू में कहा नेगेटिव जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने अंदर की पॉज़िटिव एनर्जी बना के रखना। अगर बिल्कुल आपके सर। अंदर पॉज़िटिव एनर्जी है, तो आप फिर अपना रास्ता खुद ही ढूँढ लेंगे। Thank you so much, sir. Thank you. It has been lovely talking to you. And thank you so much for sparing time. Lossified thanks you heartily. Thank you so much, sir.